नमस्ते श्रोतागण। कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं श्रीमती विजया काले जी की कहानी बहू रानी। वह दुखी थी कि बेटा शादी नहीं करता। शादी हो गई तो इससे दुखी हो उठी कि बहू उसकी इच्छा से चलती नहीं, सलीका सीखती नहीं। इसे कैसे सलीका सिखाएं? पहनने ओढ़ने रहने का कायदा बताएं, इससे वह परेशान रहती। हे भगवान, कैसे चलाएगी यह गृहस्थी? कैसे पार लगेगा उसका? लड़के की शर्त थी कि बहू लावण्यमयी हो, और इसी खोज में वह अभी तक अनब्याहा था। यह लड़की उसे मन की और बड़ी ही सुंदर सलोनी मिल गई। बेटा 30 बरस का था और यह अभी सिर्फ 17 की ही थी। साधारण हैसियत के लोग थे। मंगनी आते ही झट से राजी हो गए। शादी की तिथि तय हुई और लड़का छुट्टी लेकर घर आ गया, मगर लड़की वालों के यहाँ कोई बीमार पड़ गया और तिथि टल गई तथा शादी उस दिन हुई जब बेटा छुट्टी से वापस जाने वाला था। जल्दी जल्दी में परिवार के ही कुछ लोग विवाह में शामिल हो सके। सुबह भांवर पड़ी और शाम को लड़का नौकरी पर वापस लौट गया। बहू उसके पास रही। पहले ही दिन से वह बहू को घर की रीति रस्म समझाने लगी। देख बहू, बड़े सवेरे उठकर आंगन बुहार लेना, तुलसी के पास चौकपूर देना और हाथ पांव धोकर पूजा के लिए चंदन घिस देना, थोड़े से फूल भी तोड़कर रख देना। वह बहू को समझा रही थी और सामने खड़ी हुई नवेली बहू जमाई पर जमाई ले रही थी। उसकी बात जैसे उसके कान में पड़ ही नहीं रही थी। वह बेचारी भी क्या करे? जाने कितने सवेरे अम्मा जी ने उसे जगा दिया था। नींद तो आएगी ही। नींद से भरी आंखों से एक बार उसने आंगन की तरफ देखा और हथेली के पीछे से आंख मलती हुई अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर सो रही। उनसे रहा नहीं गया। कमरे के दरवाजे से झांक कर वह बोली, और सुन, सूरज निकलने से पहले नहा जरूर लेना। इस घर की यह रीति है। बहू ने एक आंख जरा सी मिचकाकर बिल्ली की तरह अपनी अम्मा जी की तरफ देखा, करवट बदला, छाती के नीचे मुलायम तकिया दबाया और फिर सो रही। अम्मा जी की सीख की कोई प्रतिक्रिया उस पर नहीं हुई। वह बड़ी देर तक अपनी ही कल्पनाओं से खेलती हुई बिस्तर पर लेटी रही, खुद ही हंसती रही और खुद से ही जाने क्या क्या बोलती रही। वह चौके की तरफ गई तो यह झट से बाल खोलकर शीशे के सामने जा खड़ी हुई। उसने उसे पुकारा, बहू आ रही, तुझे बैगन की भुजिया बनाना सिखाऊं। तेरे दूल्हे को बहुत अच्छे लगते हैं। बहू पीढ़ा लेकर सामने बैठ गई। हाँ हाँ अम्मा जी, सिखाइए ना, मगर मैं बैगन काटूंगी नहीं। काटूंगी तो मेरी उंगली काली हो जाएगी। देखिए कितनी सुंदर है मेरी उंगलियां। वह बहुत नाराज होकर बोली, तो फिर क्या करने को लड़की का जन्म लिया था? उसकी बात बहू ने जैसे सुनी ही नहीं। वह अपनी उंगलियों को प्यार से सहलाती हुई बोली, देखिए ना कितनी मुलायम है मेरी उंगलियां। वह उसका मुंह ही देखती रह गई। कैसी लड़की है यह, कैसी बहू है। भाई की और देवर की बहुएं कितनी अच्छी, कितनी समझदार है। बात मुंह से निकलने की देर नहीं कि काम करने दौड़ पड़ती है। दोपहर में वह खाना खाने बैठी। बहू को भी साथ बैठाया, मगर खाने में उसका चित्त नहीं था। जैसे तैसे 2 कौर गले के नीचे उतारकर वह आधे में ही थाली पर से उठ गई और बाहर के कमरे में जाकर खिड़की पर चढ़कर बैठ गई। फिर वहां से उचक उचक कर सड़क की चहल पहल देखने लगी। रसोई से फुर्सत पाकर जब वह बाहर के कमरे में आई तो बहू को वहां भी ना देखकर घबरा गई। तभी बगल के घर से ऊंचे ऊंचे स्वर में हंसने और बात करने की आवाज सुनाई दी। दरवाजे की दरार से झांककर उसने देखा तो पाया कि बहुरानी पड़ोसी के लड़के लड़कियों के साथ बैठी मजे में ताश खेल रही है। वह चुपचाप जाकर बहू के पीछे खड़ी हो गई, मगर बहू ताश में इतनी तन्मय थी कि उसे आहट ही नहीं लगी। बगल की लड़की ने कोचा, ए भाभी, अम्मा जी, जरा चुप रहो, कहकर वह फिर ताश में मस्त हो गई। कुछ देर में होश आया तो पीछे मुड़कर देखा, सचमुच अम्मा जी पीछे खड़ी थी। उनका चेहरा क्रोध से तमतमाया हुआ था। वह बोली, चल उठ यहां से। कहाँ चलूं? घर? अच्छा आप चलिए, मैं बस यह बाजी पूरी करके आती हूँ। भाड़ में जाई तेरी बाजी, उठ यहां से। मगर अम्मा जी, यह बाजी मैं कैसे छोड़ दूं? ये लोग मुझे चिढ़ाएंगे कि नहीं? और यह देखिए मेरे पत्ते कितने बढ़िया हैं, देखिए ना, नीचे झुक कर देखिए।
सारे के सारे पत्ते बने हैं। मैं उठूंगी तो ये सब मुझे चिढ़ाएंगे। वह बहुत चिढ़ गई और बहू को वहीं छोड़कर घर चली गई। बाजी पूरी कर जब वह घर लौटी तो उसने फिर उसे समझाने की कोशिश की। जाना था तो कहकर जाना चाहिए था कि नहीं? आखिर तू किसी घर की बहू है। मैंने सोचा कि आप सो रही होंगी, तो जरा देर तू भी सो रहती। अभी गेहूं भी साफ करने थे। बहू उदास हो गई। मुझे दोपहर में नींद नहीं आती, फिर गेहूं बनाने का काम तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। चाची के घर भी मैं कभी गेहूं वहूं नहीं बीनती थी। मगर यह तो तेरा घर है ना। दूसरी बात यह कि तू अब चार आदमियों के बीच बैठा कर तो जरा आंचल वांचल संभाल कर बैठा कर। बहुत जोर से हंसा बोला भी ना कर, ठीक है ना? उसने आंचल को ठीक से लपेटा और बोली, ऐसे तो मैं हमेशा आंचल लेती हूँ, मगर अम्मा जी, एक बात मैं कहूँ? जब मुझे हंसी आने लगती है ना, तो फिर रुकती ही नहीं, आती ही चली जाती है। हंसते हंसते मेरा पेट दुखने लगता है। वही हाल बातों का भी है। जब बात नहीं करती, होठों को कसकर बंद किए हुए रहती हूँ, तो फिर दम घुटने लगता है। हार कर उसने बात बदल दी। बोली, अच्छा अब जाने दे। चल हम दोनों बैठकर जल्दी से सब दाल वाल बीन कर रख दें। शनिवार को वह आएगा ना तेरा दूल्हा, तब तक सब तैयारी हो जानी चाहिए, है कि नहीं? बहू चुप रही। बेमन से एक आध बार दाल की थाली में उंगली चलाई और ऊब कर जम्हाइयां लेने लगी। फिर पानी पीने के बहाने से उठी और उड़न छू। बहुत गुस्सा आया उसे। कितनी कामचोर है चुड़ैल। काम में एक पल को भी चित्त नहीं लगता। जाने क्या सत्यानाश करेगी यह गृहस्थी का। हार कर उसे खोजने गई तो देखा कि आंगन की टूटी दीवार पर दोनों टांगे लटकाए हुए देवी जी बैठी है और पड़ोस की लड़की के कंधे पर हाथ रखे गप्पे लड़ा रही है। उसके लंबे लंबे बालों पर प्यार से हाथ फेरती हुई वह लड़की बड़ी खुश होकर बातें कर रही है। उसे अचानक सामने आया देखकर वह झट दीवार पर से कूदी और आंचल संभाल कर बोली, अम्मा जी, मैं नहीं आ रही थी। यह लड़की जबरदस्ती मुझे घसीट लाई। मैं तो मना कर रही थी, पर इसने सुना ही नहीं, कसम से। वह उस दूसरी लड़की पर नाराज होने लगी। क्यों री? उसे क्यों बुलाती रहती है? जरा देर काम नहीं करने देती? लड़की ने मुस्कुराकर व्यंग से चुटकी ली। ओहो, तो तुम कामकाजीन भाभी हो? कहकर उसके सिर पर ठिठोली में चपत लगाकर वह लड़की भाग गई। वह परेशान, क्या करे कैसे करे, बस हर वक्त हुड़दंग, कहीं कोई समझ ही नहीं। फिर वह उसे बड़े प्यार से समझाते हुए भीतर ले आई। सुन मेरी बात, देख, मैं बार बार तुझे इतना समझाती हूँ, तू समझती नहीं। अब मैं नहीं जानती, 2 दिन में तेरा दूल्हा आ जाएगा। वह बहुत गुस्से वाला है, उसको यह सब पसंद नहीं। तू सलीके से नहीं रहेगी, मन लगाकर काम नहीं करेगी, ऐसी मस्ती करेगी, तो फिर मैं नहीं जानती, वह मार भी सकता है। ठीक से ही तो रहती हूँ। आप सिखाइए ना ठीक से कैसे रहा जाता है। बताइए ना अम्मा जी। ओई माँ, मुझे बहुत डर लगता है, खासकर उनसे। यह कहकर वह रोने लगी। उसने उसे दुलार से अपनी छाती में भर लिया। पगली, रोती है बुद्धू? वह ऐसा बुरा थोड़े ही है। वह प्यार भी बहुत करता है, पर है तो मर्द ही ना। मगर वह रोती रही। मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मुझे चाची के पास पहुंचा दीजिए, मैं घर जाऊंगी। उसकी पीठ पर प्यार से हाथ फेर कर वह बोली, ऐसी बात नहीं करते पगली। देख, तू चली जाएगी तो मैं यहाँ अकेली रह जाऊंगी कि नहीं? फिर मेरा मन कैसा लगेगा? अभी सावन आएगा, नाग पंचमी आएगी तो तुझे भिजवा दूंगी, ठीक है ना? नहीं नहीं, मुझे अभी पहुंचा दीजिए, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता, मुझे डर लगता है, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। वह बहुत परेशान हो उठी। बहू अभी भी रोती ही जा रही थी। मुझे घर भेज दीजिए, मैं चाची के पास जाऊंगी। आखिर हार कर वह उसके पास से हट आई। फिर भी वह सारे दिन रोती रही। शाम को उसी पड़ोसी की लड़की ने पुकारा, भाभी, नदी के किनारे चलोगी? वह उछलकर खड़ी हो गई और पुलकित होकर बोली, हाँ हाँ, बस अभी आई। कहकर तुरंत ही वह सैर की तैयारी में लग गई। शीशे के आगे खड़ी होकर जाने कितनी देर श्रृंगार करती रही। बिंदिया, काजल और सुंदर साड़ी में सज सवर कर हंसती खिलखिलाती वह उस लड़की के संग सैर करने चली गई। उसने राहत की सांसें भरी। हे भगवान, कैसी अजब लड़की है, सावनी बदरिया सी,
जरा देर में धूप सी खिलखिलाती है, जरा देर में बदली सी बरसने लगती है। जब वह लौट कर आई तो अंधेरा हो चुका था। चोटी में जूही के फूलों का खूब घना सुंदर गजरा सजा हुआ था। दरवाजे पर ही उस पर नजर जाते ही उसका मन धक से रह गया। कितनी सुंदर लगती है चुड़ैल। आते जाते लोग घूर घूर कर देखते होंगे। कहाँ छिपा कर रखूं इसे कि नजर न लगे। बोली, अरे बहू, कितनी सुंदर है तेरे बाल। तू इन्हें ऐसे खुला ना छोड़ा कर, कहीं नजर लग गई तो। लपेट कर जूड़ा बना लिया कर। जूड़े से मेरा सिर बहुत दुखता है अम्मा जी। 2-1 दिन दुखेगा, फिर आदत हो जाएगी, है ना। यह गजरा बहुत सुंदर है, कहाँ से मिला। माली के लड़के ने तो दिया है। 8 गजरे बनाए थे उसने, सबको एक एक दिया, मगर मुझे सबसे सुंदर वाला दिया। मेरे बाल बहुत सुंदर है ना, इसीलिए। अच्छा, अब आगे से किसी से गजरा वजरा ना लेना। मगर वह अपने में खो गई थी। मुझे भी गजरा बनाना आता है, ऐसा ही जैसा यह है। मधुमती के फूल होते हैं ना, उनको एक में एक फंसाकर बनता है। मेरे घर में चारों तरफ 4 कुंज हैं मधुमती के, उसके नीचे बैठना अच्छा लगता है। कहते कहते वह फिर रोने लगी। उसने उसे कलेजे से लिपटा लिया और चुप कराने लगी। वह और बिलख बिलख कर रोने लगी। रोते रोते कहने लगी, शाम को बहुत डर लगता है अम्मा जी, माँ की याद आती है। सब लोग कहते हैं कि वह मेरी तरह थी। मुझे बहुत कम याद है उनकी। वह हमेशा हरे रंग की साड़ी पहने रहती थी। मुझे मेरे घर भेज दीजिए ना अम्मा जी, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। मुझे चाची के पास भेज दीजिए। उसने उसे समझाने की कोशिश की। पगली, हर घड़ी मायके मायके की रट नहीं लगाते, अब यही तो घर है तेरा। वह सिर हिला हिलाकर इनकार करती हुई बोली, मुझे यह घर नहीं अच्छा लगता, मुझे चाची के पास भेज दीजिए, मुझे वहां जाना है। कुछ अदल बदल कर यही क्रम रोज चलता रहा। उसे समझाना उसके लिए समस्या बन गई थी। पास पड़ोस के लोग रोज एक न एक शिकायत लेकर पहुंचे रहते। तुम्हारी बहू लड़कियों के साथ बालू के ढेर में लुका छिपी खेल रही थी। बहू बरगद की डाल पकड़कर झूला झूल रही थी। नदी के किनारे घास में लेटी हुई उसे उसने अपनी आंखों से देखा था। वह उससे हार गई थी। फिर भी मीठा बोलकर उसने उसे समझाने की कोशिश की। देख, ऐसे खुले मैदान में घास पर ना लेटा कर, बाहर के लोग क्या कहेंगे। वह चट से बोली, अरे अम्मा जी, घास अब बहुत ही मुलायम हो गई है, उस पर आप लेट कर देखिए, इतना अच्छा लगता है कि क्या बताऊं। आपको लगेगा कि आप रेशम के ढेर पर सोई हैं। और सवेरे सवेरे उस पर पड़ी ओस तो इतनी गुदगुदी करती है कि पूछिए नहीं। सच अम्मा जी, कसम से। इसके बाद भी वह अपना विरोध उसके गले उतारने का प्रयत्न करती। और तू बरगद की डाल पकड़कर झूलती है, जानती है उसके आसपास कितने गंदे लोग घूमते रहते हैं। उन लोगों की नजर अच्छी नहीं होती। वह जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ी। धत, वहां कोई रहता भी नहीं। मुझे तो बरगद की डाल पकड़कर झूलना बहुत अच्छा लगता है। नीचे की जमीन तो एकदम हिंडोले की तरह लगने लगती है, और ऊपर खूब घने घने हरे पत्तों का छाता, जैसे राजा का छत्र। और अम्मा जी, उसके बीचों बीच जो आकाश दिखाई देता है ना, वह तो बहुत ही मजेदार लगता है। मन करता है इतनी जोर से पेंग मारूं कि सीधे आसमान के भीतर पहुंच जाऊं, माँ के पास। कितना मजा आए तब। फिर यहाँ से मुझे एकदम छुट्टी मिल जाएगी। मेरा तो बिल्कुल मन नहीं लगता यहाँ। वह सांस रोके सब सुन रही थी। उसने चुपचाप बहू की नजर उतार दी। मन किसी अव्यक्त आशंका से उद्वेलित हो उठा। अक्सर उसे लगता जैसे बहू रात में उठकर बैठी रहती है, पिछवाड़े की खिड़की खोलकर चांद की तरफ औपलक देखती रहती है। उसने उससे बहलाकर पूछा, क्यों री, नींद नहीं आती क्या तुझे। उसकी आंखों में चमक आ गई। बोली, हाँ अम्मा जी, जब मैं सो जाती हूँ ना, तो मुझे सपना आने लगता है। कभी खूब सुंदर सपना आता है, पूरे बदन में तब गुदगुदी होने लगती है। लगता है जैसे कोई मेरे ऊपर ढेर सारे फूल बरसा रहा है। बहुत अच्छा लगता है, खूब हल्का हल्का खुला खुला लगता है तब। मगर कभी कभी बहुत डर भी लगता है। दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, बदन जलने लगता है, सब जगह भूत ही भूत दिखाई देते हैं। फिर मुझे आंख बंद करने से डर लगता है। जब चांद की तरफ देखने लगती हूँ तो आंख नहीं बंद करनी पड़ती। चांद के भीतर एक महल दिखाई देता है, बड़ा सुंदर सा महल।
फिर मेरा मन करता है उस महल में पहुंच जाऊं, इस दुनिया में रहूं ही नहीं, यहां से खूब दूर, एकदम दूर चली जाऊं। उसने उसे कलेजे से लगा लिया, वात्सल्य से उसका दिल भर आया। कितनी भोली, कितनी सुकुमार, कितनी निश्चल है यह। इसकी देह का स्पर्श कितना कोमल है। वह व्याकुल होकर बोली, ऐसे ना बोल मेरी बच्ची, ऐसे ना बोल। अनजाने ही एक कांटा उसके मन में खटक गया। कैसे निभाएगी यह मेरे रूखे और खुरदुरे बेटे के साथ? उसके साथ कैसे घुल मिल सकेगी? न जाने यह उसे पसंद भी कर पाएगा या नहीं। यह तो शायद उसकी छाया से भी दूर भागेगी। कहीं ऐसा ना हो कि यह उसके साथ रहना ही पसंद ना करे। तब क्या होगा? कितने मनोहार के बाद वह इस विवाह के लिए राजी हुआ था। जाने कैसी एक आशंका उसे और सालने लगी। उसने उसे प्यार से अपने पास बुलाकर पूछा, तू रोज रोज कच्चे अमरूद खाती है ना? और इमली भी? हाँ हाँ, मुझे वह बहुत ही अच्छा लगता है। इतना क्यों अच्छा लगता है? अब यह मुझे क्या पता, यह भगवान से पूछिए। उसका चेहरा बिल्कुल धुली बदली सा निश्चल था। फिर भी वह उधेड़बुन में उलझी रही। पुत्र के जाने वाले दिन की याद करती रही। विवाह के बाद कुल 4 ही घंटे तो वह था। इस बीच वह उनकी आंखों के आगे से हटा नहीं। मौका ही कहाँ था। फिर रात की गाड़ी से वह वापस भी चला गया। बहू से बात करने का भी उसे अवसर नहीं मिला था। अपने ही मन के संशय में वह उलझी रही। फिर मन को समझाने की कोशिश करती रही। नहीं, यह सब मेरे मन का भ्रम है। यह तो बहुत ही भोली और अल्हड़ है, मगर इसे इस घर में अच्छा क्यों नहीं लगता? क्या हो सकता है? यह ऐसा आचरण क्यों करती है? वह उसके आचरण को मन ही मन दोहराने लगी। परसों इससे कहा था कि अपने पति की मंगल कामना के लिए तुलसी में जल डाल दिया कर, मगर इसने नहीं किया। मंगलसूत्र उतार कर जाने कहाँ कहाँ डाले फिरती है। पति के लिए उसे एक दुल्हन बनाने को दी थी, वह अब तक वैसी ही पड़ी है। आखिर इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? शंकाओं के बादल अनजाने ही उसे व्याकुल करते रहे और सोचते सोचते उसका सिर चकराने लगा। बेटे का पत्र आया। माँ, 4 दिन की छुट्टी पर घर आ रहा हूँ। वह ललक कर बहू को यह शुभ समाचार देने गई तो वह रुआसी होकर बोली, मुझे घर जाना है, मैं चाची के पास जाऊंगी अम्मा जी, बताइए कब भेजिएगा मुझे? मगर वह जो आ रहा है। तो क्या हुआ, मैं जाऊंगी, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मुझे डर लगता है, मुझे जाने दीजिए, मुझे चाची के घर पहुंचा दीजिए। अब तक बेटे की इस धरोहर को कितनी मुश्किल से उसने संभाल रखा है, पर अब वह क्या करे? उसके आने पर यह लड़की ना जाने क्या करेगी, कोई ना कोई बवाल जरूर खड़ा कर देगी। बेटा छुट्टी पर आ गया। सारे दिन वह बेटे की खातिर में दौड़ती रही। सिर उठाने की फुर्सत उसे नहीं मिली, पर रात होते ही उसका दिल बैठने लगा। अब क्या होगा? हे भगवान, किसी तरह इस परीक्षा से पार लगा दे। बहुत सशंकित तथा भयभीत मन से उसने उसे ऊपर सोने के कमरे में भेजा और रात भर बेचैनी से करवटें बदलती रही। बहू का विचित्र स्वभाव उसे पता था। बेटे का रूखा तथा कठोर स्वभाव भी उसे खूब पता था। अगर एक बार उसका मन इससे उखड़ गया तो वह कुछ भी नहीं कर सकेगी और इतने दिनों की साध धूल में मिल जाएगी। यह लड़की भी अगर किसी बात पर अड़ गई तो सीधे मायके ही जाकर रुकेगी। सारी रात उसके प्राण हलक में फंसे रहे, ना जाने क्या होगा। बेचैनी में ही रात कट गई। सवेरा हुआ, 9 बज गए, मगर ऊपर के कमरे से कोई आहट ही नहीं मिल रही थी। डरते डरते उसने खुद ही बेटे को आवाज दी। नींद से अलसाई आंखें मलता हुआ बेटा नीचे उतर कर आया। उसने हिचकते हुए उससे पूछा, बहू सो रही है अभी? उसकी जान में जान आई। कुछ देर बाद बहू भी उतर कर नीचे आई। तन भारी भारी, नजर झुकी झुकी, रोज की सी चंचलता नहीं, अल्हड़ता नहीं, उच्च श्रृंखलता नहीं, चाल ढाल में गंभीरता, अलसाई अलसाई देह, मंथर मंथर चाल, गरिमा में डूबा डूबा सा सारा व्यक्तित्व। खाना खाते खाते वह उसके बेटे को देख देख कर गुपचुप गालों में हंसती रही, मुख इशारे करती रही। 4 दिन बेटा घर में रहा। वह छाया की तरह उसके आगे पीछे घूमती रही, उसकी बातें मानती रही, दौड़ दौड़ कर काम करती रही। ना मायके की याद, ना बाहर सैर की जिद। जाने से एक दिन पहले माँ के पास आकर बेटे ने धीरे से कहा, माँ, बहू को साथ लिवा ले जा रहा हूं, मुझे उसके बिना अच्छा नहीं लगेगा।
तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है माँ। बहू बहुत अच्छी है, बड़ी समझदार है। मैं कितना भाग्यवान हूँ। सच माँ। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।